हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई क्लासेस। मेरा नाम है मोहित शर्मा। और बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर अपने इस मैराथन क्लास के अंदर हम बात करेंगे आज अपने सोलर पावर टेक्नोलॉजीज की। तो आपके एग्जाम जो है अब शुरू स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो उसी के उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आज जो है आपके लिए मैराथन क्लास लाए हैं, जिसमें हम सोलर पावर टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है आपका, उसका ओवरव्यू यहाँ पर लेंगे पूरे सिलेबस का। और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो में आपको जो फायदा होगा वो ये होगा कि जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको जो टॉपिक्स हैं वो आपको एकदम फ्रेश नहीं लगेंगे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर एक पूरी तरीके से सोलर पावर टेक्नोलॉजी का जो भी आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसका क्रक्स आज मैं आपको यहाँ पर दूंगा। तो इस वीडियो को आप जो है जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है, ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं और हम यहाँ पर जो है अपना सोलर पावर टेक्नोलॉजीज को स्टार्ट करें फिर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका सोलर पावर टेक्नोलॉजीज के अंदर जो भी आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट है, यूनिट नंबर फर्स्ट है आपकी यहाँ पर, यूनिट नंबर फर्स्ट जो होने वाली है वो है सोलर एनर्जी के विषय पे। यूनिट नंबर फर्स्ट जो होगी बच्चों आपकी वो होगी सोलर एनर्जी के बारे में। आपको पढ़ना है यहाँ पर कि किस हिसाब से सोलर एनर्जी हमारा जो है हम यूटिलाइज करते हैं फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिक पावर। तो सोलर एनर्जी से जितने भी हमारे एप्लीकेशन है वो यहाँ पर देखेंगे। तो हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं आपके। तो जय तिवारी जी हैं, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जय तिवारी जी। अरमान बोल रहे हैं हाय। राम चौहान जी, सर ये फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है। और उसके बाद राम चौहान जी दोबारा मैसेज कर रहे हैं। तो यूनिट नंबर जो सेकंड है आपका, यूनिट नंबर सेकंड वो है आपका फिर कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर। यानी कि हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्टर्स की मदद से एक पॉइंट पर या फिर एक लाइन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करके अपना वहां पर पावर प्लांट को रन कराते हैं स्टीम बनाकर। यूनिट नंबर थ्री है फिर आपकी सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम के बारे में। यूनिट नंबर थ्री जो होगी आपकी वो होगी यहाँ पर सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें हम क्या करेंगे, सोलर एनर्जी की मदद से पूरा कन्वर्ट करेंगे उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर आपका बैटरी रहता है, माइक्रो कंट्रोलर रहता है, इन्वर्टर्स रहते हैं, और फिर आपका हम पावर को सप्लाई करते हैं आगे की तरफ सोलर एनर्जी से। सोलर पैनल लगा के उससे हम सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं यहाँ पर। तो इसमें उसके बारे में पढ़ा जाएगा। यूनिट फोर जो है हमारे जितने भी कंपोनेंट्स यूज होते हैं इस फोटोवोल्टेक सिस्टम के अंदर, यानी कि जो भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स है, सोलर रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो यहाँ पर कवर करते हैं। जैसे माइक्रो कंट्रोलर्स, सोलर इन्वर्टर्स कितने टाइप के होते हैं, ये वो सब चीजें जो है यहाँ पर हम देखेंगे। और यूनिट नंबर फाइव जो है आपकी लास्ट, वो आपकी ऑफ ग्रिड एंड ऑन ग्रिड, ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड सिस्टम। इसमें दो तरह के सिस्टम हमको पढ़ने होते हैं, क्या क्या इनके फायदे रहते हैं और क्या डिसएडवांटेज रहते हैं, तो ये वो हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो जो आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट है उसमें बेसिकली क्या रहेगा कि सोलर एनर्जी से चलने वाली जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। जैसे सोलर वाटर हीटर के ऊपर क्वेश्चन आता है, सोलर ड्रायर के ऊपर क्वेश्चन आता है कि ये किस तरह से हमारे लिए यूजफुल रहते हैं। और सोलर हीटिंग सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आता है, सोलर कुकर के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ये चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से आते हैं आपके। उसके बाद यूनिट नंबर टू के अंदर जो आपके कॉन्सेंट्रेटेड सोलर प्लांट है उसमें आपके चार तरह के सिस्टम रहते हैं। एक तो पैराबोलिक ट्रफ है, पैराबोलिक आपका डिश होती है, फ्रेस्नल रिफ्लेक्टर होता है। तो इसकी मदद से हम क्या काम करते हैं, ये हमारे जो सिस्टम होते हैं हमको सोलर एनर्जी की रिफ्लेक्शन से उस पावर को, जो सोलर एनर्जी हमको मिल रही है, उसको किसी एक पॉइंट या किसी लाइन पर कॉन्सेंट्रेट करके देते हैं। और उस कॉन्सेंट्रेशन की वजह से क्या होता है, हमारा जो भी लिक्विड वहां पर
पाइप के अंदर फ्लो कर रहा होता है। बेसिकली यहाँ पर जो फ्लूइड होता है इस्तेमाल, वो हमारा साल्ट होता है, ठीक है। तो जो हमारे बच्चे रेगुलर क्लास में है तो उनको तो बेनिफिट होना ही है यहाँ पर। और जो बच्चे हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और वहां पर आप हमारा ये सब्जेक्ट डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उनको भी फायदा होगा, एक पूरा सिलेबस का ओवरव्यू मिलेगा, ताकि आपको कोई भी टॉपिक आपका फ्रेश ना लगे। तो आपके एग्जाम आने वाले हैं जल्दी, तो यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताता चलूंगा, और आपको उसकी वर्किंग और जो भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है उसकी जो है आपको ओवरव्यू यहाँ पर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कॉन्सेंट्रेट सोलर पावर सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है। फिर सोलर फोटो वोल्टेक सिस्टम्स आते हैं, जिसके अंदर हमारा एक पूरा का पूरा सिस्टम ये किस तरह से काम करता है, यानी कि जिसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। फिर यूनिट 4 में दोबारा से उन कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल होता है। और फाइनली जो 5 है, जो इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल लेवल पर जो हमारे सोलर पावर से बनने वाले सिस्टम है, कि ग्रिड ऑन और ग्रिड ऑफ, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, गवर्नमेंट से परमिशन होती है जिनकी, उस हिसाब से सिस्टम वो कैसे बनाए जाते हैं और कैसे उनकी एडवांटेज डिसएडवांटेज रहती है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ और बच्चे भी जुड़े हैं कुछ। तो यूनिट नंबर फर्स्ट फर्स्ट की बात करते हैं। सबसे पहली आपकी यूनिट है जो यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर फर्स्ट सोलर। इसमें जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोलर वाटर हीटर के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोलर वाटर हीटर। तो जितने भी जैसे आपका सोलर वाटर हीटर का यूज जो है, यूज तो हम सभी जानते हैं। दिस सिस्टम इज यूज्ड फॉर, दिस सिस्टम इज यूज्ड फॉर हीटिंग वाटर, हीटिंग वाटर विद द बाई सोलर एनर्जी, बाई सोलर। तो सोलर एनर्जी की मदद से इसके अंदर हम क्या काम करते हैं, आपका वाटर को हीटिंग करने का काम किया जाता है। तो वो कैसे होता है, देखो आप, यहाँ पर हम बात करेंगे अगर, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो सिस्टम आप देख रहे हो, इसको इधर कर दे। एक एक करके सारे सिस्टम मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले जो हम देखते हैं वो देखते हैं किसका, सोलर वाटर हीटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर एक हमको जरूर जो कंपोनेंट है इसके, एक तो आपको चाहिए यहाँ पर सोलर कलेक्टर। तो सोलर कलेक्टर आपका क्या काम करता है, वो क्या करता है, जो भी फोटोन्स आ रहे हैं, जो सोलर एनर्जी आ रही है, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है आपका सोलर कलेक्टर। तो उसमें क्या रहता है, जो हमारी हीटिंग एनर्जी आ रही है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर ब्लैक कोटिंग करते हैं, और वो हमारा इस तरह से यहाँ पर ग्लास लगा रहता है, ग्लेज्ड ग्लास, जो क्या करता है, जो भी ट्रांसमिसिबिलिटी है उसकी वो तो रहती है हाई, लेकिन जो अंदर से जब हीट ट्रैप करनी होती है हमको, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर डेवलप करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर वाटर सर्कुलेशन है, ठीक है, वो यहाँ से आपका वाटर यहाँ से हम भेजेंगे, और वाटर हमारा यहाँ से हीट लेके यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर जो है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद हम दोबारा से इसको इस तरह से सर्कुलेशन में लाते हैं। दूसरा, इसका अगर एसोसिएटेड आपको हेल्प चाहिए तो यहाँ पर बॉयलर भी लगा सकते हैं। बॉयलर भी आपका क्या काम करता है, वो भी हीटिंग प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पर आपको जो यहाँ पर जो चैम्बर बनेगा, ये बन जाएगा आपका हॉट चैम्बर, यानी कि यहाँ पर रहेगा हाई टेम्परेचर। तो जब भी हम यहाँ पर कोल्ड वाटर की सप्लाई देंगे, जब भी यहाँ पर हम क्या देंगे, कोल्ड वाटर की सप्लाई देंगे, तो आपका सप्लाई देने पर ये यहाँ पर जब पास करेगा तो यहाँ से जो पानी बाहर निकलेगा वो कैसा निकलेगा, आपका हॉट वाटर निकलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, बेसिकली जो भी आपके सोलर कलेक्टर हो गया, दूसरा आपका यहाँ पर हो गया आपका बॉयलर भी है यहाँ पर, तीसरा हमको पंप की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टोरेज टैंक और होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जरूरत के हिसाब से पानी जो है हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। इस सर्कुलेशन के तहत
तो सिंपल सर्कुलेशन है, कितना कोई हाई फाई नहीं है। तो इसमें सोलर हम क्या करते हैं, वाटर हीटिंग का सिस्टम हम बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करो, इसके बाद टॉपिक जो है आपका वो है हमारा सोलर कुकर। तो सोलर कुकर में आपका सोलर कुकर का थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोलर कुकर। तो सोलर कुकर के अंदर आपका यहाँ पे क्या रहेगा कि जो भी हमको क्या काम करना, सोलर एनर्जी से क्या बनाना, हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करना है। तो हमें उसको फोकस करने की जरूरत पड़ती है। सोलर एनर्जी को क्या करना है, हमको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये तो इसका प्रिंसिपल होता है कि सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट की जाती है, हीट एनर्जी में आपका कन्वर्ट करी जाती है। तो जो भी सोलर के रेडिएशन है वो आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस एल्यूमिनियम फॉइल पे, और ये एल्यूमिनियम फॉइल जो है एज ए रिफ्लेक्टर यहाँ पर काम करती है, एज ए, तो जो भी एल्यूमिनियम फॉइल जो है रिफ्लेक्टर काम करेगी, तो जो भी रेस टकराएंगी वो हमारा कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होंगी, इस बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है आपका, इसमें हम कर देते हैं नीचे ब्लैक कोटिंग, ताकि आपका क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हीट आपकी ट्रैप हो। ऊपर लगा रहता है यहाँ पर प्लेक्सी गिलास। इस प्लेक्सी गिलास का क्या फायदा होता है, ये क्या काम करता है कि जो भी आपकी रेस आएंगी उसको अंदर तो ले लेगा, लेकिन उसको बाहर नहीं जान देने। इस तरह का प्लेक्सी गिलास का कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है कि यहाँ पर जो है आपका हीट ट्रैप होनी स्टेप स्टार्ट हो जाएगी, और जो भी हमको चीज उबालनी है, बॉईल करनी है, वो हम इसके अंदर रख देते हैं। ठीक है, तो वो हम इसके अंदर रखते हैं, और वो हमारा क्या करता है, धीरे धीरे खाना जो है हमारा पकना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम रखते हैं, फिर रिफ्लेक्टिव इंसुलेशन लगाई जाती है। रिफ्लेक्टिव इंसुलेशन क्या काम करती है, वो क्या काम करती है, जो आपकी सोलर एनर्जी इसके अंदर ट्रैप होगी वो रिफ्लेक्टिव होके एक ही जगह पे उसको बना के रखेगी, और इंसुलेशन जो लगाई है वो आपको क्या करेगी, वहां पर हीट का लॉस नहीं होने देगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ब्लैक कंस्ट्रक्शन पेपर लगा रहता है नीचे, और यहाँ पर हम ये हिंज सपोर्ट रहता है, इसको हम बंद कर सकते हैं जब आपका ऑपरेशन पूरा हो जाता है। ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम फॉइल की मदद से हम जो रिफ्लेक्टिव एनर्जी लेते हैं वो हम यहाँ पर आपका कॉन्सेंट्रेट करवाते हैं। इस तरीके से आपका ये जो है सोलर कुकर का वर्किंग रहता है। इसके अंदर जो डायग्राम आप जितना अच्छा बना दोगे इसका, उतना ही जो है आपका ये इन्फ्लुएंसिव रहता है। तो सोलर वाटर हीटर के अंदर क्या है कि सोलर कलेक्टर की मदद से आप क्या करोगे, पहले सोलर एनर्जी को कलेक्ट करोगे, और जो सोलर एनर्जी कनेक्ट होगी वो वहां से वाटर ट्यूबिंग जो है, उसके अंदर ट्यूब्स रहेंगी सोलर कलेक्टर के अंदर, तो वहां से जब वाटर पास करेगा, वहां से जब क्या करेगा, वाटर पास करेगा, तो वो हीट होना स्टार्ट करता है। और जब भी किसी भी वाटर का आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो क्या होता है, ऊपर की तरफ को उठता है। अब जब वो ऊपर की तरफ को उठेगा तो वो स्टोरेज टैंक में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, हॉट वाटर आपका। तो हमारे को क्या होती है, सप्लाई कंटिन्यूस भी चाहिए होती है, कभी कभी कंटिन्यूसली नहीं चाहिए होती है, तो उस टैंक में वाटर आपका वो गर्म आपका स्टोर रहेगा, और वहीं से आपका ठंडा पानी आएगा नीचे से। ठंडा पानी जब आएगा वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, और पैनल के जब कलेक्टर के अंदर जाएगा, सोलर कलेक्टर के अंदर जाएगा, तो वहां पर हीटिंग होने की वजह से दोबारा टैंक में वो इकट्ठा होता है। तो एक साइकिल बनती है यहाँ पर, वाटर साइकिल, जिसकी वजह से सोलर कलेक्टर आपका क्या काम करेगा, वहां पर मेन हीटिंग प्रोवाइड करेगा आपके किसको, वाटर को। और इस तरीके से हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पानी को क्या कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं एक बार की इंस्टॉलेशन कॉस्ट के बाद। तो सोलर कलेक्टर अलग चीज होती है, सोलर रिफ्लेक्टर्स अलग चीज होती है, और आपके सोलर पैनल अलग चीज होती है। तीन चीजें होती हैं, सोलर कलेक्टर, सोलर पैनल और सोलर रिफ्लेक्टर्स। तो सोलर कलेक्टर आपका यूज होता है सोलर वाटर हीटर के अंदर। ठीक है, और सोलर जो आपके रिफ्लेक्टर्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये एब्जॉर्ब नहीं करते सोलर एनर्जी को, जबकि सोलर कलेक्टर आपका यूज होता है किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। किसके लिए यूज करते हैं हम, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, ताकि वहां पर कंडक्टिविटी जो होगी पाइप्स के अंदर, तो पाइप्स आपके कंडक्टिव पाइप होने की वजह से वो हीटिंग एनर्जी को क्या करेंगे, हीट की कंडक्टिविटी होने की वजह से गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा पाइप, और पाइप के कांटेक्ट में होगा वाटर, और फिर उससे वाटर भी आपका क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि सोलर कलेक्टर क्या काम करेगा, जो भी सोलर एनर्जी आएगी उसके ऊपर जो ग्लेज्ड ग्लास लगा रहता है, वो क्या काम करता है, उस हीट को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है। उस हीट को क्या करता है, ट्रैप करता है। और उस हीट की ट्रैपिंग के बाद वो जो हीट आपकी ट्रैप हुई है, तो वो हीट जो ट्रैप हुई है उसको ही हम वाटर को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। यानी कि आपको कुछ इस तरह का अरेंजमेंट चाहिए कि आपको सोलर एनर्जी पहले स्टोर हो जाए, और उसको क्या करें, डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं वाटर को। ठीक है, तो इसकी भी, इस सिस्टम की कुछ इफिशियंसी होती है, लेकिन हमको ये क्या मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो इसलिए ये जो है हम कहीं भी रिमोट एरियाज में भी इस चीज को यूज किया जाता है, यानी कि ऐसी जगह पर जहां पर हमको क्या है,
थोड़ा रिसोर्सेज की क्या है दिक्कत है, तो वहां पर हम इसको इंस्टॉल करते हैं। जैसे आपके आर्मी के हेड क्वार्टर्स होते हैं जहाँ पे आपके सोल्जर्स रहते हैं, तो वहां पर जो है गर्म पानी की जरूरत होती है, तो वहां पर हम सोलर वाटर हीटर को यूज करते हैं। उसके बाद हमने देखा सोलर कुकर। सोलर कुकर में क्या है, सोलर कुकर हमारा यूज किया जाएगा सोलर एनर्जी से। ये सबने आपने देख रखा होगा, प्रोजेक्ट्स में काफी बच्चे बनाते हैं इसको। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को आप बॉईल कर सकते हो, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर अचीव होता है हमको, वो आपको 200 डिग्री तक का टेम्परेचर यहाँ पर मिल सकता है। तो अगर हम इसकी इफिशियंसी को और बढ़ाएं तो और भी टेम्परेचर इसका बढ़ा सकते हैं। तो सोलर कुकर हमारा और सोलर वाटर हीटर हमने बात करी। उसके बाद आता है आपका सोलर ड्राइंग। तो सोलर ड्राइंग का मतलब क्या होता है, सोलर ड्राइंग यानी कि सोलर एनर्जी की मदद से, सोलर एनर्जी की मदद से हम क्या करेंगे, अपना किसी भी चीज को सुखाएंगे। देखो जो गुलाब का फूल होता है ना, उससे क्या होता है, इत्र बनाया जाता है। गुलाब की पत्तियों का क्या बनाते हैं, इत्र। लेकिन जो और भी चीजें बनाई जाती हैं, कुछ दवाइयों में भी काम आती हैं गुलाब की पत्तियां, तो उनको क्या होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पर, कॉमर्शियल लेवल पर सुखाना पड़ता है पहले। तो उनको सुखाने के लिए, उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं वहां पर, कि सोलर एनर्जी से किस तरह से उसको सुखा लिया जाए। ठीक है। और उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सुखाना पड़ता है, तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं, सोलर ड्रायर्स का हम यूज करते हैं। सोलर ड्रायर किस तरीके का होता है, वो मैं दिखाता हूँ। सोलर ड्रायर जो होता है उसके अंदर हमारा एक कोल्ड एयर होती है और एक हमारी हॉट एयर रहती है, तो उसका सर्कुलेशन हम वहां पर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं इस तरीके। देखो क्या होता है कि उसका फिगर बना ही देता हूँ मैं। तो यहाँ पर जो है आपका कुछ इस तरीके से रहता है, ये अरेंजमेंट रहता है। तो हमको जो है यहाँ पर क्या रहती है, आप जानते हो कि जो कोल्ड एयर होती है वो हमारी क्या रहती है, नीचे की तरफ को रहती है। और हॉट एयर जो होती है, हॉट होने के बाद ऊपर की तरफ को उठती है। तो हम यहाँ क्या काम करते हैं, हम लगाते हैं गिलास यहाँ पर, ग्लेज्ड गिलास रहता है। और जो भी हमको सुखाना है वो चीज़ रहती है आपकी अंदर। मान लिया कि हमको एक एप्पल सुखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो भी सोलर एनर्जी आएगी, वो यहाँ से अंदर की तरफ को आएगी। ठीक है, सोलर एनर्जी आपकी आएगी। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे ही एयर का सर्कुलेशन हमने यहाँ दे ही रखा है, तो एयर यहाँ से पास करेगी कंटिन्यूसली। जब यहाँ से सोलर एनर्जी आएगी, तो उस सोलर एनर्जी को लेके ये एयर क्या काम करेगी, इसका टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। टेम्परेचर क्या करेगा, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ से जो कोल्ड एयर है वो हमारी हॉट होने की वजह से ऊपर उठेगी, और यहाँ पर एक सर्कुलेशन बन जाएगा जब तक हमको सोलर एनर्जी अवेलेबल हो रही है। और यहाँ पर जब वो हॉट होने की वजह से अपनी ह्यूमिडिटी को लॉस करेगी, तो यहाँ पर जो ये ह्यूमिड होगा, यानी कि जिसमें नमी होगी, जिसके अंदर नमी होगी, उस नमी को लेके ऊपर जाती रहेगी, उस नमी को लेके ऊपर जाती रहेगी। तो यहाँ पर ह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस होता है। तो सोलर एनर्जी के टेम्परेचर की वजह से इस तरह से हम क्या करते हैं, सोलर ड्राइंग का कॉन्सेप्ट आपका रहता है। तो सोलर ड्राइंग भी आपकी दो तरह की होती है। एक तो होती है डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट आपका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर रहता है। एक होती है इनडायरेक्ट। वहां पर क्या होता है कि हम पहले हीटिंग चैम्बर बना लेते हैं, और फिर वहां पर जब आपको ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है तो इनडायरेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और जब आपको कम होता है हमारा अमाउंट, जो भी आपको प्रोडक्ट सुखाना है, वो उसमें हम डायरेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हमारी बात थी, ये है आपकी सोलर ड्राइंग से रिलेटेड। ठीक है, तो इसके अंदर तीन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आता है फिर हमारा सोलर हीटिंग सिस्टम। तो सोलर हीटिंग सिस्टम जो होता है आपके घरों को गर्म रखने के लिए यूज किया जाता है। उसमें क्या रहता है कि सोलर की मदद से सोलर कलेक्टर्स जो है आपकी छतों पे लगा दिए जाएंगे। तो सोलर कलेक्टर क्या काम करेगी, उस छत, जैसे आपका सोलर वाटर हीटर है बिल्कुल इस तरह से काम है, लेकिन यहाँ पर क्या रहता है, ये भी आपका छतों पे लग जाते हैं सोलर कलेक्टर्स, और वहां पर वो हीट को क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते जाते हैं। और हम क्या करते हैं, पाइपिंग से वाटर का सर्कुलेशन बनाते हैं। तो वाटर आपका हीट होगा, तो आपका जो है कॉर्नर में, जो भी आपका रूम होगा उसके कॉर्नर में उस पाइपिंग को फिट करते हैं। वो जो गर्म लिक्विड जब आपके रूम से पास कराया जाएगा किसी पंप की मदद से, तो वहां पर क्या होगा, आपका हीटिंग इफेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। कुछ हमारा यहाँ पर विंडो से भी आपकी सोलर एनर्जी आती है, उससे भी आपका क्या प्राप्त होता है, सोलर हीटिंग हम प्राप्त करते हैं। तो सोलर हीटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो भी वाटर सर्कुलेशन के आधार पर ही रहता है, जिसमें हमारा क्या करते हैं, रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करने का, यानी कि जो सराउंडिंग में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहाँ पर आपका ठंड ज़्यादा रहती है,
वहां पर हम क्या करेंगे, सोलर कलेक्टर की मदद से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं किसी भी एक रूम के अंदर। तो वहां पर पाइपिंग सिस्टम रहता है जिसमें आपका वाटर सर्कुलेट करते हैं और सोलर एनर्जी की मदद से हीटिंग कर देते हैं अपने फ्लूइड की, और उस हीटिंग से अपने रूम में क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट वहां पर दिया जाता है। तो इस यूनिट के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, वो चार ही हैं। वैसे तो सिलेबस में भी चार ही टॉपिक हैं ये। तो सोलर वाटर हीटर के ऊपर आपको तैयार करना है एक सोलर वाटर हीटर। दूसरा आपका सोलर ड्राइंग। तीसरा आपका यहाँ पर है सोलर हीटिंग सिस्टम। ठीक है, और चौथा जो है आपका, वो है आपका यहाँ पर सोलर सोलर वाटर हीटर है, सोलर सोलर ड्राइंग, सोलर हीटिंग सिस्टम, और लास्ट आपका सोलर कुकर। ठीक है, और इसमें ये बहुत पूछा, पिछले सालों में ये काफी पूछा गया क्वेश्चन इसमें। तो यूनिट फर्स्ट से आपके ये क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम यूनिट नंबर सेकंड के अंदर। यूनिट सेकंड जो आपकी वो है कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर। तो जो कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर है आपकी, कंसंट्रेटेड, ठीक है, तो इसमें ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है कॉन्सेंट्रेटेड। यानी कि हम क्या करेंगे, जो सोलर एनर्जी है उसको रिफ्लेक्टर्स की मदद से यहाँ पर, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है कि जो रिफ्लेक्टर्स हैं हमारे, हम हमें एक रिफ्लेक्टर्स तैयार करने हैं। वो रिफ्लेक्टर्स क्या काम करें, जो भी सोलर एनर्जी आती है उसको हमारा क्या करें, थर्मल एनर्जी में हम उसको कन्वर्ट कर लें किसी तरीके रिफ्लेक्टर की मदद से। उसको हम थर्मल एनर्जी, क्या होता है जब किसी भी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, हीट एनर्जी लेके, उस एनर्जी को कहते हैं थर्मल एनर्जी। ठीक है, जैसे आपने कोई पानी गर्म करा तो स्टीम बन जाएगी, तो स्टीम के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, उस एनर्जी को कहते हैं थर्मल एनर्जी, जो उसमें हीट देने की वजह से आती है। तो रिफ्लेक्टर्स की मदद से यहाँ का रहता है कॉन्सेप्ट कि हम किसी तरीके से थर्मल एनर्जी को इकट्ठा कर पाए एक जगह पे, और ये थर्मल एनर्जी ट्रांसफर करी जाती है फिर किसी भी फ्लूइड को या साल्ट को। ठीक है, और ये जो एनर्जी आपकी साल्ट को ट्रांसफर हुई, और इस एनर्जी के पास जब साल्ट हमारा चला जाता है 400 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इसने टेम्परेचर से, इस टेम्परेचर से हम क्या कर सकते हैं, एनी यूजफुल वर्क, इसको किसी भी यूजफुल वर्क में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इससे क्या होता है, स्टीम प्रिपरेशन का काम करते हैं। स्टीम प्रिपरेशन, स्टीम बनाई जाती है इससे। स्टीम प्रिपरेशन का काम हम करते हैं जहां पर ऐसे इलाकों में, तो हमने ग्लोबल रेडिएशन पढ़ा था और एक सोलर मैप ऑफ इंडिया भी देखा था, जो हमारे राजस्थान गुजरात वाले इलाके हैं, कोस्टल एरिया जो है हमारे, वहां पर क्या है आपका, सोलर रेडिएशन 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आता है। तो वहां पर आपका अगर 1 मीटर स्क्वायर का आपका कोई भी सोलर कलेक्टर है, तो आपको वहां पर 1000 वाट वहां पर अवेलेबल होते हैं। तो ऐसी जगहों पे क्या होता है, हम क्या यूज करते हैं, हम अपने रिफ्लेक्टर्स लगाते हैं। तो ये काफी बड़े एरिया में अगर हम लगाते हैं, बड़ा प्लांट हमको बनाना, तो काफी बड़ा एरिया रिक्वायरमेंट पड़ती है, और वहां पर सोलर रिफ्लेक्टर्स लगाए जाते हैं। वो रिफ्लेक्टर्स क्या काम करते हैं, इतने इफिशियंट होते हैं कि सोलर एनर्जी को क्या करते हैं, वहां पर एक पॉइंट पर या किसी एक लाइन पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो उस एनर्जी को, जो एनर्जी आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड आ रही है, जैसे धूप पड़ती है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, धूप जो आपकी आती है वो कैसी रहती है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है जगह जगह। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से उसका कोई फायदा नहीं होता, वो यूनिफॉर्मली हीट करती है अर्थ को। लेकिन हमारा जो टेम्परेचर है उस केस में राइज भी ज्यादा नहीं होता। टेम्परेचर जो है, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर एनर्जी रहेगी तो टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो गर्मियों के टाइम पे ज़्यादा टेम्परेचर आपका 35 40 42 तक जाता है, ठीक है ना। तो इतना टेम्परेचर जो है हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमको क्या करना है, अगर कोई चीज़ आपको क्या करनी है, 400 250 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करनी है, उसको हीट ट्रांसफर करना है, थर्मल एनर्जी से किसी चीज़ को चलाना है, तो उस केस के लिए हमको ये जितना भी सोलर एनर्जी आ रहा है किसी भी एरिया के अंदर, उसको कॉन्सेंट्रेट करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। तो हमारा भी क्या काम करेंगे, हम रिफ्लेक्टर्स लगाते हैं वहां पर, और उसका फोकस, उसका जो फोकल लाइन है या फोकल पॉइंट है, वो हम एक बनाते हैं। और जब वो सारी एनर्जी बाय ऑल द रिफ्लेक्टर्स, सभी रिफ्लेक्टर्स जो लगे हुए हैं प्लांट के अंदर, वो सभी रिफ्लेक्टर्स क्या काम करते हैं, एक ही पॉइंट पर या किसी एक पाइप की लाइन पर आपका क्या करते हैं, फोकस करते हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी बहुत बड़ी नजर आती है।
वो एनर्जी तब जाके हमें बहुत बड़ी नजर आती है। जैसे हम भी अगर पढ़ाई करते हैं तो अगर हमारा फोकस क्या बटा हुआ है ना, मोबाइल में है, टीवी में है, किताबों में है और कहीं जगह पर है, रिश्तेदारी में है, तो हम क्या करेंगे, वो हमारी एनर्जी जो है दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर हम फोकस हो जाते हैं किसी एक चीज के ऊपर ही, ठीक है ना, किसी एक चीज के ऊपर ही फोकस करते हैं, अपने एम के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है, जो भी हमको करना है, तो उसमें क्या होगा, फिर हम उसके बेनिफिट आप देख सकते हो। तो उसी तरीके से सोलर एनर्जी को हम क्या काम करते हैं, किसी एक पॉइंट पर लाके क्या कर देते हैं, उसे कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, और वहां पर टेम्परेचर हमारे को ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है, और उसका यूटिलाइजेशन फिर हम करते हैं। तो यहाँ पर जो सेटअप कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आती है इसकी, आपके इन कॉन्सेंट्रेटेड रिफ्लेक्टर्स की। तो ये कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर जो आपके रिफ्लेक्टर्स हैं, एक तो आपका नंबर 1 है पैराबोलिक ट्रफ, पैराबोलिक ट्रफ है आपका। दूसरा जो है पैराबोलिक डिश है, पैराबोलिक डिश, ठीक है। तीसरा है सेंट्रल, सेंट्रल सोलर पावर टावर, सोलर पावर टावर जिसके अंदर एक बड़ा टावर बनाया जाता है, उसके बड़ा टावर बनाते हैं और वहां पर आपके सारे रिफ्लेक्टर एक ही पॉइंट पर सारी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं। पैराबोलिक डिश में भी आपको पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, पैराबोलिक ट्रफ में लाइन मिल, ठीक है। तो पैराबोलिक ट्रफ हुआ, पैराबोलिक डिश। उसके बाद है फ्रेस्नल रिफ्लेक्टर, फ्रेस्नल रिफ्लेक्टर स्पेशल तरह का रिफ्लेक्टर होता है ये, मेड बाय फ्रेस्नल, जो कि फ्रेस्नल लेंस जैसा ही रहता है, फ्रेस्नल रिफ्लेक्टर। तो ये 4 तरह के आपके यहाँ पर रिफ्लेक्टर होते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले सेंट्रल पावर टावर की, तो सेंट्रल पावर टावर हमारा ये रहा, इस तरीके से यहाँ पर ये रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि जितने भी आपके रिफ्लेक्टर्स हैं वो आपके फोकस को कहाँ करते हैं, जो भी एनर्जी इनके पास आ रही है किसी पॉइंट से, सन से जो भी एनर्जी आती है यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होकर सारी एनर्जी कहाँ जाती है, ऊपर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट की तरफ को फोकस रहती है, इस पॉइंट की तरफ को फोकस वो रहती है। तो ये जो एनर्जी आपकी फोकस रहती है, तो ये किस कॉन्सेप्ट पे रहती है, वो रहती है इस कॉन्सेप्ट कि हम क्या कर रहे हैं, जो भी आपके रिफ्लेक्टर्स हैं वो आपकी सोलर एनर्जी को क्या करें, रिफ्लेक्ट करके किसी भी एक पॉइंट पर इकट्ठा करें। अब यहाँ पर आपको यहाँ से जाते हैं 2 पाइप, तो नीचे से जो एक पाइप जाता है उसमें आपका जाता है कोल्ड फ्लूइड, कोल्ड साल्ट, और जब नीचे आता है तो वो हो जाता है आपका हॉट साल्ट। कैसा हो जाता है, हॉट, हॉट साल्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर आप मेंटेन कर रहे हो वो बन रहा है लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इतने रिफ्लेक्टर्स लगाने पड़ेंगे ताकि हम टेम्परेचर कितना अचीव करें, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना टेम्परेचर क्यों अचीव करना पड़ता है, क्योंकि जब आपका साल्ट फ्लो में आता है तो वो अपनी हीट को लॉस करता है, हीट को लॉस करने की वजह से क्या होता है, हमको यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर पर सॉल्ट को करता है। तो सॉल्ट की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या होता है, मेल्टिंग स्टेट में आता है, सॉलिड से क्या हो जाता है, लिक्विड स्टेट में आता है, और हीट को, हीट कैपेसिटी जो है इसकी वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, हीट को वो अपने अंदर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये जो आपका साल्ट है ये हम किसी भी टैंक में या स्टोर कर लेते हैं, ये कहाँ कर, ये क्या स्टोर कर लिया जाता है, तो स्टोर कर लेते हैं इसको, और जब हमको जितना ज़रूरत पड़ती है, तो मान लिया एक टैंक में हमने गर्म सॉल्ट को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, तो ये आपका हॉट चैम्बर बन जाता है, हॉट टैंक कहते हैं इसको, और इसके अंदर आपका रहता है साल्ट। फिर उसके बाद यहाँ से जो है हम साल्ट को निकालते हैं बाहर, और ये साल्ट जाता है आपका एक फ्लो के अंदर, एक हीट एक्सचेंजर के अंदर, यहाँ पर होता है हीट एक्सचेंजर। ये हीट एक्सचेंजर क्या चीज़ होती है, हीट एक्सचेंजर में 2 चीज़ें आपकी फ्लो करती हैं, एक आपकी हॉट कोई भी चीज़ फ्लूड फ्लो करेगा, और एक आपका कोल्ड वाटर वहाँ पर फ्लो करवाएंगे हम। तो ये जो साल्ट है आपका ये यहाँ से जाता है और इसके अंदर चला जाता है, और फिर यहाँ से बाहर निकल के फिर यहाँ जाता है। अब यहाँ पर ये तो चला गया हॉट स्टेट में, और यहाँ से दूसरी पाइपलाइन आती है जो आपका जहाँ पर वाटर रहता है, और यहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह से काम है, आप देखोगे जब यहाँ पर साल्ट आ गया है अंदर, तो यहाँ पर ये साल्ट आ गया हॉट, तो यहाँ पर जो कोल्ड वाटर इन जा रहा है, ये जो कोल्ड वाटर इन जाएगा, यहाँ से एंटर हुआ कोल्ड वाटर, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हीट होके स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से ही आपका हीट होना स्टार्ट हो जाएगा, हीट होके ये हम इसको कहाँ भेजते हैं,
अब ये यहाँ क्या बन जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी इसकी स्टीम, और ये स्टीम भेज दी जाती है कहाँ पर, टरबाइन पे। इसको भेज देते हैं हम कहाँ पर, टरबाइन के ऊपर। टरबाइन के बाद दोबारा ये भेजा जाता है फिर कंडेंसर के अंदर, और कंडेंसर इस स्टीम को किस में कन्वर्ट कर देता है, दोबारा से वाटर में। ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वाटर में, वाटर। और फिर वाटर की साइकिल, तो यहाँ पर तो एक वाटर साइकिल चलती है, वाटर स्टीम साइकिल, ठीक है। और यहाँ पर आपका चलती है साल्ट साइकिल। और ये साल्ट आपका कहाँ से गर्म हो रहा है सारा ये गर्म हो रहा है किसकी वजह से, जो भी आपका ये टावर है, ये टावर से आ रहा है, ये जो आपका सोलर टावर है, सोलर टावर। तो इस सोलर सोलर टावर से हम क्या ले रहे हैं, हॉट क्या ले रहे हैं, हॉट साल्ट लेते हैं, और वो साल्ट जो है आपका गर्म होने के बाद भेज दिया जाता है किसके अंदर, हीट एक्सचेंजर के अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या करा, सोलर एनर्जी से हमने इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करी। और इस टरबाइन से क्या होता है, टरबाइन जब रन करती है तो यहाँ पर रहता है आपका जनरेटर। जनरेटर को रोटेट कराने के लिए टरबाइन को रोटेट कराना पड़ता है, और टरबाइन को रोटेट कराने के लिए स्टीम चाहिए होती है हाई वेलोसिटी की। और हाई वेलोसिटी स्टीम के अंदर कब आती है, जब उसका टेम्परेचर भी क्या होता है, हाई होता है। तो यहाँ पर नोजल लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से स्टीम जो है हाई वेलोसिटी पे जाती है, और टरबाइन आपकी तेज स्पीड से घूमती है, और जनरेटर भी आपका एक कांस्टेंट आरपीएम वहां पर फिर पकड़ लेता है, जिससे आपको एक थ्रू आउट वोल्टेज मिलता है, पावर मिलता है। तो सोलर एनर्जी की थर्मल एनर्जी को किस तरह से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो वो इस तरह से हम करते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर होता है पैराबोलिक ट्रफ्स होते हैं। फिर पैराबोलिक डिश अगर आप देखो, तो पैराबोलिक डिश के अंदर क्या होता है, पैराबोलिक शेप के अंदर हम क्या करते हैं, अपना रिफ्लेक्टर बनाते हैं। तो ये किसी भी एक यूनिट पर्टिकुलर इंडस्ट्री में लगाया जाता है। तो ये जो है हमारा, जैसे ये पूरा पैराबोलिक डिश बना है जो एक सैटेलाइट की तरह दिखता है, जो भी आपकी एनर्जी आएगी, रिफ्लेक्टर का काम है रिफ्लेक्ट करने का, कॉन्सेप्ट वही है। लेकिन पैराबोलिक का मतलब क्या है, पैराबोलिक शेप कर देने से क्या होता है, जो फोकस है वो आपका इस पॉइंट पर आएगा, फोकस जो आएगा वो आपका इस पॉइंट पर आएगा। तो जो भी आपकी एनर्जी आएगी, सोलर एनर्जी, एनर्जी कौन सी आई, सोलर एनर्जी के फोटोन्स यहाँ पर आते हैं, और उन कप को क्या करते हैं हम, इतने बड़े एरिया से कॉन्सेंट्रेशन रेशो जो है वो इतने से पॉइंट पर ले आते हैं, उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन रेशो। तो यहाँ पर सोलर एनर्जी जो भी आएगी वो इस पॉइंट पर आएगी, और यहाँ पॉइंट पे लगा रहता है, या तो आप लगा लो स्टिरलिंग इंजन, या हम किसी भी चीज को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपका फ्लो में ला सकते हैं साल्ट को, और उससे वाकई में इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। स्टिरलिंग इंजन क्या काम करता है, ये हमारा चलता है किस पे, आपका गैस के प्रेशर को हम यहाँ इंक्रीज करते हैं इस एनर्जी की। तो गैस का प्रेशर इंक्रीज होता है, उससे आपका यहाँ धक्का बनता है, और पिस्टन आपका नीचे की तरफ हो जाता है, फिर प्रेशर कम होता है, फिर आता है वापस। तो कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड करने से गैस का प्रेशर जो है इंक्रीज करता जाता है, और इंजन हमारा रन करता है। उसको बोलते हैं हम क्या यहाँ पर, स्टिरलिंग इंजन हम यहाँ पर बोलते हैं। उसके बाद जो पैराबोलिक ट्रफ होते हैं आपके, पैराबोलिक ट्रफ होता है आपका कुछ इस तरीके का। तो ये मैंने सभी चित्र निकाल लिए ताकि आपको जो है कि सबको मैं दिखा दूं किस तरह से काम करता है। अब ये है आपका पैराबोलिक मिरर, को रिफ्लेक्टर से बोल, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ये जो पैराबोलिक मिरर्स हैं आपके, तो पैराबोलिक शेप में है। अब यहाँ पर ये जो ध्यान देने वाली बात क्या है, कि यहाँ पर होती है एक लंबी पाइपलाइन, इसके साथ में ये दोनों साथ अरेंजमेंट में रहती है, पैराबोलिक का जो मिरर है और ये पाइप दोनों साथ में रहते हैं, ताकि इनकी जो ट्रैकिंग है, जब सन अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, सोलर सन क्या काम करता है, रेगुलरली आगे बढ़ता है ना, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे आगे जाएगा, और फिर एक तरह जो आपके छुप जाएगा। तो जैसी राइज होता है, तो सन जो है आपका मूव करेगा, सन जैसे अगर इधर मूव करेगा, तो ये भी क्या करेंगे, इनको भी हम सोलर ट्रैकिंग की मदद से, हेलियो स्टेट की मदद से क्या करते हैं, मूव कराते हैं। हेलियो स्टेट क्या होता है, टू एक्सिस इस तरह का अरेंजमेंट रहता है, जिसमें हम दो तरह से रोटेशन दे सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो एक तो उसे हम अप डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पैराबोलिक मिरर जो है उसके सामने लगे रहते हैं, क्या आपके पाइपिंग सिस्टम लग रहता है, तो इसको कहते हैं हम क्या, लाइन फोकस या लाइन कॉन्सेंट्रेशन। पैराबोलिक डिश में जो होता है वो होता है पॉइंट फोकस, यानी किसी भी एक पॉइंट के ऊपर आप फोकस करते हो, और यहाँ पर जो है हम किसका फोकस करते हैं, लाइन का फोकस करते हैं।
तो यहाँ पर जो ये पाइपलाइन है इसके अंदर हम प्रोवाइड कराते हैं साल्ट आपका। तो यहाँ पर साल्ट जो फ्लो करेगा, जैसे वो ब्लू कलर में जाएगा यानी कोल्ड साल्ट जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा, कोल्ड साल्ट, कोल्ड साल्ट। यहाँ पर साइकिल आपको देखनी पड़ेगी, साइकिल में घूमती रहती है चीज, क्योंकि बार बार तो साल्ट आएगा नहीं, नहीं बाहर से। एक ही बार साल्ट को पाइप में डाल देते हैं और वही साल्ट बार बार आपका 6-7 महीने से मेंटेनेंस तक आपका वहीं पर वो रोटेट करता है साइकिल में। तो यहाँ पर आपका ये साल्ट आएगा, और यहाँ पर जो भी एनर्जी पैराबोलिक ट्रफ से, इसको कहते हैं पैराबोलिक ट्रफ, जब लंबाई के वो होता है तो लंबाई में लगाए जाते हैं तो पैराबोलिक ट्रफ कहलाते हैं। जो भी सोलर एनर्जी आएगी आपकी वो इस पॉइंट पे फोकस कर दी जाएगी, और फोकस होने की वजह से यहाँ पर जो है इसका टेम्परेचर जो है यहाँ पर टेम्परेचर हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, 800-900 डिग्री के। इतना टेम्परेचर जब आपका यहाँ क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पर जो भी साल्ट है वो हो जाएगा मेल्टिंग स्टेट में। तो मेल्ट होने की वजह से वो फ्लो बढ़ेगा आगे की तरफ, यहाँ से आगे तरफ बढ़ेगा, और ये कहाँ भेजा जाएगा, ये इस हीट एक्सचेंजर में भेज दिया जाएगा। ये भेज दिया जाएगा कहाँ पे, इस हीट एक्सचेंजर, और फिर वापस आ जाएगा, यानी कि अपनी हीट को क्या कर देगा, ये ट्रांसफर कर देगा, और जो भी साल्ट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिर आगे भेजा जाएगा। ये जो आपका हीट ट्रांसफर फ्लूइड, फ्लूइड जो साल्ट है वो आपका आगे आएगा, और ये साल्ट आके इसमें भर जाएगा। तो ये जो हॉट साल्ट है जब यहाँ पर भर जाएगा, इसको बोलते हैं हम क्या, हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर। और इस हीट एक्सचेंजर का कॉन्टैक्ट किसके रहता है, एक तो साल्ट हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग नहीं आपकी ट्रांसफर होगा हीट किसके द्वारा, वाटर को। वाटर कहाँ से आ रहा है आपका, वाटर आ रहा है नीचे से, ये ब्लू कलर में देख रहे हो, यहाँ से वाटर एंटर करता है, यहाँ से वाटर एंटर करेगा। और वाटर क्या होगा, जब इस साल्ट, हॉट साल्ट के कांटेक्ट में जैसे आएगा जो यहाँ भरा हुआ है, तो तुरंत स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, तुरंत वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और स्टीम कन्वर्ट होने के बाद स्टीम को भेजा जाता है किसके ऊपर, टरबाइन के ऊपर, और टरबाइन से जुड़ा रहता है यहाँ पर आपका जनरेटर, और जनरेटर लाइट बना के सीधे ग्रिड को भेज देता है। और जब ये यहाँ से बाहर निकलती है स्टीम, उसको फिर वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो लगा रहता है वो होता है कंडेंसर, उसे कहते हैं हम कंडेंसर। और कंडेंसर के जस्ट बराबर रहते हैं कूलिंग टावर्स, क्योंकि जो कंडेंसर के पास जो हॉट वाटर है, उस हॉट वाटर को भी कोल्ड करना पड़ता है, तो वो हम इस कूलिंग टावर की मदद से करते हैं। नाम ही कूलिंग टावर है, जो क्या करेगा, गर्म हुए वाटर को क्या करेगा, ठंडा करेगा यहाँ से, एयर की मदद से, इसकी मदद से एयर की। तो एयर क्या डे बाई डे गर्म होती जा रही है, तो इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट। तो सोलर एनर्जी में भी ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पर हमें नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान ये हो रहा, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट का नुकसान हो रहा है। लेकिन फायदा क्या हो रहा है यहाँ पर, फायदा ये हो रहा है कि जो ये आपका प्लांट था, ये चल रहा था किससे, कोयले से, मान लिया किससे चला रहे हैं हम, कोयले से चला रहे हैं अगर हम, या फिर हम किसी गैस प्लांट से चला रहे हैं, तो वहां पर कोयला क्या करता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। लेकिन ये क्या, यहाँ पर पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता आपका, क्या, सोलर एनर्जी जो है यहाँ पर पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट जो है थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग तो यहाँ प्लांट सेटअप से होनी ही होनी है। तो ये आपका कौन सा था, पैराबोलिक ट्रफ था। तो रिफ्लेक्टर्स क्या काम, रिफ्लेक्टरों की मदद से हम क्या काम कर रहे हैं, रिफ्लेक्टर्स हमारे यूज किए जा रहे हैं ताकि हम किसी भी तरह से एनर्जी को क्या कर सकें, कॉन्सेंट्रेट कर सकें किसी भी एक पॉइंट पर और किसी भी एक लाइन पर, ताकि जो उसके अंदर साल्ट फ्लो कर रहा है वो साल्ट क्या हो सके, गर्म हो सके, और वो अपनी हीट जाके किसको दे सके, वाटर को। तो इसलिए हमारे कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर हम बनाते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम किया जा सके। उसके बाद आता है आपका सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम। यूनिट 3 जो है आपकी वो है किसके बारे में, सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम की, सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम। ठीक है, तो ये सिस्टम किस तरह से काम करते हैं, इसमें जो है आपका पहला टॉपिक है सोलर फोटोवोल्टेक सेल, यानी कि सोलर सेल। तो सोलर सेल जो है आपका, सबसे पहले सोलर सेल का बता देता हूँ। ये है हमारा सोलर सेल की लेयरिंग, यानी कि सोलर सेल जो बना रहता है वो इस तरह से बना रहता है, कैसे, एक तो इसमें आपका रहता है नीचे, नीचे तो रहता है आपका पी टाइप, और ऊपर होता है यहाँ पर एन टाइप। तो हमारे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एक पी टाइप होता है, एक एन टाइप होता है। एन टाइप में पेंटावेलेंट एटम्स को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं किसके अंदर, सिलिकॉन के अंदर। सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आपका क्या करते हैं, वहां पर
आपका कोऑर्डिनेट हो जाता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन वहां पे फ्री होता है, तो देयर आर ट्रिलियंस ऑफ एटम्स, तो ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यहाँ पर आपके फ्री हो जाते हैं किस में, एन टाइप के। तो ये एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो ये बनता है एक असेंबली, तो अगर यहाँ पर एनर्जी दी जाती है बाहर से, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं और फ्री करते फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टिविटी मेटल वायर्स के अंदर से। ऐसी पी टाइप होता है। पी टाइप्स के अंदर क्या होता है, सिलिकॉन के साथ हम कोई भी ट्राईवैलेंट जैसे बोरोन है आपका वो मिक्स करते हैं, तो वहां पर आपका इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है, एक वैलेंसी बनती है हर एटम पे, तो वहां पर उसको बोला जाता है होल। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको बोला जाता है होल, तो वहां पर होल डेंसिटी ज्यादा हो जाती है एक पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में। और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर, एन टाइप के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहती है। होल्स होते हैं यहाँ पर भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहती है। पी टाइप के अंदर होल डेंसिटी ज्यादा होती है। पी टाइप के अंदर आपकी होल डेंसिटी ज्यादा रहती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आपकी सोलर एनर्जी ऊपर से पड़ती है, तो ये लाइट जब ऊपर से आएगी, तो सबसे ऊपर क्या यहाँ पर लगाना पड़ेगा, एक ग्लास। तो ये ग्लास क्या करता है, यहाँ पर एंटी रिफ्लेक्शन लेयर लगाते हैं हम। एंटी रिफ्लेक्शन मतलब एंटी रिफ्लेक्शन, यानी कि बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए सोलर एनर्जी का। ट्रांसमिसिबिलिटी जो होती है यहाँ पर हाई रखनी पड़ती है, यानी कि ट्रांसफर हो जाए सारी की सारी लाइट जो है ट्रांसमिट करे। तो यहाँ से जो भी लाइट आती है, सोलर एनर्जी आती है, वो सारी ट्रांसमिट करके आती है पहले एन टाइप पे। और एन टाइप की जो लेयर रहती है वो रहती है आपकी कितनी, यहाँ पर 0.3 माइक्रोन, ठीक है, माइक्रोमीटर। और ये रहती है 300 माइक्रोमीटर, पी टाइप। तो ये काफी ही थिन लेयर्स होती हैं एन एन टाइप की और पी टाइप की। तो ये जो थिन लेयर्स हैं हमारी, इन थिन लेयर्स को इसलिए बनाया जाता है ताकि यहाँ से इजीली क्या हो, लाइट क्या हो, पेनिट्रेट करे। जो फोटोन्स आ रहे हैं, एनर्जी के पैकेट्स जो फोटोन्स हैं वो आ रहे हैं, वो हमारे क्या हो, वहां पर कांटेक्ट में आ जाए इलेक्ट्रॉन के साथ। तो जैसे ही फोटोन्स आके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करता है, फोटोन्स के पास क्या है, एनर्जी है, पार्टिकल है, लाइट का पार्टिकल जिसके पास एनर्जी है, तो वो एनर्जी ट्रांसफर कर देता है किसको, इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन वहां से एक्टिवेट होते हैं और लिबरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। और जिसकी वजह से यहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर बनती है, जब एन टाइप और पी टाइप को मिलाया था, तो वो डिप्लेशन लेयर को भी पेनिट्रेट करके आगे चली जाती है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन लिबरेट, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्वतंत्र होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लिबरेट होने के बाद हमको अब क्या चाहिए, एक सड़क चाहिए उनको चलाने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो चलेंगे किसी भी कंडक्टिव वायर में। लकड़ी में तो जाएगा नहीं, प्लास्टिक में नहीं जा सकते इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन फ्लो यानी करंट चलाने के लिए आपको चाहिए मेटल कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी के लिए हमने यहाँ पे लगा रखी है ये प्लेट, इसको कहते हैं हम क्या, फ्रंट कॉन्टैक्ट। इसको कहते हैं फ्रंट इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट लेयर, फ्रंट इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट लेयर, ठीक है। ग्रिड पैटर्न में लगती है ऐसे, है ना। तो यहाँ पर ये रोड मिल जाती है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास करना स्टार्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करते हैं, पास करते हैं, इलेक्ट्रॉन पास करते हैं। और इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो यहाँ पे ये जो सर्किट है, अगर इसको हम क्लोज कर देते हैं और ये पी टाइप में जाने लगते हैं, यहाँ पर ये हमने एल्यूमिनियम का कॉन्टैक्ट लगा देते हैं, यहाँ पर एल्यूमिनियम लेयर, ताकि यहाँ पर पूरी की तरह जो सर्किट है वो क्लोज हो जाए। अब यहाँ पर जो सर्किट क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमको मिलने लगता है। और यहाँ पर एक हमें बहुत ही कम करंट जो है 0.75 एम्पियर के लगभग करंट मिलनी स्टार्ट हो जाती है एक सोलर सेल की मदद से। इस अरेंजमेंट को बोला जाता है सोलर सेल। ये सोलर सेल क्या कर रहा है, सोलर एनर्जी को लेकर यहाँ पर करंट डेवलप कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, करंट डेवलप। और जो इसका वोल्टेज होता है, जो वोल्टेज होता है लगभग 0.55 वोल्ट के आसपास। तो दोनों ही पॉइंट्स में आपकी वोल्टेज रहती है और एम्पियर रहती है। तो इंडिविजुअल एक सोलर सेल जो है हमारा, वो किसी काम का नहीं रहता। तो एक सोलर सेल हमारा इतनी कम वोल्टेज बना रहा है, इतनी कम एम्पियर बना रहा है, तो ये हमारे यूटिलाइजेशन के काम नहीं आता है किसी भी। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ये नंबर ऑफ काफी सारे नंबर्स में हम इनको कनेक्ट कर देते हैं। तो जब हम बहुत सारे सोलर सेल्स बनाते हैं, तो उससे बन जाता है हमारा एक क्या, मॉड्यूल। उसको कहते हैं हम सोलर मॉड्यूल। मान लिया हमने क्या करा, 36 आपके सेल्स जोड़ दिए। 36 सेल्स को जब हम जोड़ेंगे तो कितना वोल्टेज हमको मिलेगा, हमारा मिल जाएगा 36 का था 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट का एक मॉड्यूल हमने तैयार कर लिया। क्या कर लिया, सोलर मॉड्यूल। और जब मॉड्यूलों को आपस में जोड़ा जाता है, तो हमारा तैयार होता है बच्चों यहाँ पर सोलर पैनल। क्या तैयार होता है, सोलर। तो जब हम इसको कनेक्ट करते हैं, आपका सोलर सेल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं सोलर मॉड्यूल्स।
और सोलर मॉड्यूल्स को जब आपस में जोड़ा जाता है तो वो बन जाता है सोलर पैनल। और जब सोलर पैनल्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, काफी सारे सोलर पैनल जब किसी भी लैंड के ऊपर बिछा दिए जाते हैं, जैसे गुजरात में बहुत सारे सोलर पावर प्लांट है, हमारे मेरठ में भी सोलर पावर प्लांट है, बड़े बड़े हैं, कम लेकिन एक आध है यहाँ पर। तो सोलर पैनल जो है वो जब हम किसी भी बहुत अमाउंट में बिठाते हैं उसको कहते हैं सोलर एरे या सोलर पावर प्लांट। सोलर एरे उसको बोला जाता है। ठीक है, तो इन प्लांट्स के साथ जो मेन दिक्कत रहती है वो मेंटेनेंस में जो दिक्कत है, इसकी जो क्लीनिंग की दिक्कत है। तो हमें यहाँ पे प्रॉपर क्लीनिंग करनी होती है, क्योंकि इंडिया में रहती है धूल बहुत ज़्यादा। तो धूल जो है आपकी पैनल्स के ऊपर जमा हो जाती है, तो सोलर एनर्जी जो है पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी वहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर्स तक, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स तक नहीं पहुँच पाती। उसको हम प्रॉपर क्लीनिंग हमको वहाँ पर करनी पड़ती है। तो कुछ जगह पर ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं, लेकिन कहीं पर ज़्यादातर जगह मैनुअली उनको क्या करा जाता है, क्लीन करा जाता है रेगुलर पैटर्न के। तो सोलर सेल से बन गया सोलर मॉड्यूल्स, और सोलर मॉड्यूल से सोलर पैनल, और यहाँ पे बनता है फिर सोलर आपका एरे। तो सोलर पीवी सेल जो इस तरह से वर्क करता है, इस तरह से सोलर एनर्जी को हम करंट फ्लो करा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो बात है वो है आपकी कनेक्शन की। ठीक है, तो सोलर पैनल जो है आपके दो तरह से कनेक्ट होते हो सकते हैं। क्वेश्चन आता है इस पे कभी कभी कि सीरीज में कनेक्ट होते हैं और दूसरे होते हैं पैरेलल में कनेक्ट। आपके जो पैनल्स हैं या सेल्स हैं उनको हम दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज में या फिर पैनल में, पैरेलल में। तो सीरीज में अगर हम कनेक्ट करेंगे, मान लिया हमने ये पैनल ले लिया, ये दूसरा पैनल ले लिया, ये तीसरा ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन्हें कनेक्ट कर दिया सीरीज में। सीरीज में कैसे कनेक्ट होंगे, तो ये वाला जो टर्मिनल है इसको इससे जोड़ देते हैं हम। इस सब सोलर सेल क्या देंगे आपको, डीसी करंट देते हैं। एक होगा प्लस, एक होगा माइनस, एक होगा प्लस, एक होगा माइनस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये वाला जॉइंट हमने यहाँ जोड़ दिया, इसको यहाँ जोड़ देते हैं, और ये फाइनली जो है यहाँ बाहर निकल जाता है, प्लस और एक माइनस। तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं हम क्या, सीरीज अरेंजमेंट। क्या कहते हैं, सीरीज। पैनल नंबर वन, पैनल नंबर थ्री, ये आपका कहलाता है सीरीज। ठीक है, तो सीरीज में हम क्या करते हैं, सीरीज का काम होता है वोल्टेज को इंक्रीज करना। वोल्टेज को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, और करंट हमारी उतनी बनी रहती है, करंट सेम रहता है। ठीक है, कैसे, मान लिया यहाँ पर अगर आपको 2 एम्पियर की करंट मिल रही है और 12 वोल्ट की वोल्टेज मिल रही है। 2 एम्पियर की करंट ये दे रहा है, ये भी 12 वोल्टेज दे रहा है, ये 2 एम्पियर की करंट दे रहा है 12 वोल्ट, क्योंकि दोनों तीनों के एरिया समान है ना। तो यहाँ पर जो टोटल वोल्टेज हो जाती है आपकी 12 36 वोल्ट आपको मिलेंगे, और करंट आपकी 2। तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन रहता है पैनल्स का, जिसके अंदर वोल्टेज को बढ़ाने के लिए सीरीज का इस्तेमाल करा जाता है। और पैरेलल के अंदर हम करते हैं क्या, करंट की वैल्यू को इंक्रीज। वोल्टेज आपका सेम रहता है। ठीक है, ये पैनल और ये पैनल, ये दो आपके निकलते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है कनेक्शन कैसे रहता है, ये सारे कनेक्ट हो जाते हैं एक लाइन में, ये एक लाइन में कनेक्ट। इस तरीके से यहाँ पर प्लस माइनस मिलेगी डीसी करंट ही। डीसी करंट पैनल नंबर वन, पैनल नंबर टू यहाँ पे। तो ये अगर हमारा वही वोल्टेज रखता है, तो यहाँ पर जो आउटपुट में आनी है वोल्टेज 12 वोल्ट ही आनी है, लेकिन करंट कितनी हो जाएगी, आपका दो दो छः एम। करंट जो हो जाती है यहाँ पर, करंट इंक्रीज करती है। जो आपकी करंट है वो आपकी पैरेलल्स कॉम्बिनेशन में इंक्रीज करती है, अगर पैनल्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो एक इसका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है, मिक्स, सीरीज एंड पैरेलल दोनों, सीरीज एंड पैरेलल दोनों। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो भी करंट आपकी मिनिमम बन रही है किसी पैनल से, मान लिया तीनों पैनल अलग अलग करंट बना रहे हैं, तो जो भी वो मिनिमम करंट होगी, जो भी मिनिमम करंट बना रहा होगा वही मिनिमम करंट आपको आउटपुट में मिलने वाली है। और वोल्टेज यहाँ पर क्या होगी, इंक्रीज करेगी। वोल्टेज आपकी पहले तो हम उसे सीरीज में इंक्रीज करके जोड़ेंगे, और फिर पैरेलल में वो बराबर हो जाता है। इस तरीके से हमारे सीरीज और पैरेलल में भी हमारे सोलर पैनल को हम जोड़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम क्या होता है। तो सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम दिखाता हूँ मैं आपको कैसा होता है। ये हमारा है सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम। इसको बोलते हैं सोलर फोटो वोल्टेइक सिस्टम। ठीक है, तो इस सिस्टम में क्या देख रहे हो आप,
यहाँ पर जो कंपोनेंट हमको दिख रहे हैं, नंबर 1 एक तो सोलर पैनल, दूसरा आपको यहाँ दिखेगा एक माइक्रो कंट्रोलर, सॉरी चार्ज कंट्रोलर। चार्ज कंट्रोलर, पहले मैं इसके पार्ट लिख रहा हूँ, सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम के, ये क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है एग्जाम में आपके। सोलर पैनल, चार्ज कंट्रोलर, तीसरा है बैटरी, बैटरीज, ये तीसरा, ये दूसरा, पहला, पहला दूसरा तीसरा, और ये क्या है चौथा, इन्वर्टर। चौथा है इसका इन्वर्टर पार्ट, पांचवा मीटर, छठे हैं यहाँ पर लोड, लोड्स। तो ये 6 पार्ट आपके हैं किसके, ये 6 पार्ट होते हैं आपके किसके, सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम के। ठीक है, तो यहाँ पर सोलर पैनल, तो सोलर पैनल क्या काम करेंगे, पैनल में लगे हुए हैं सेल, और सेल से मिलके बना हुआ है एक मॉड्यूल, और मॉड्यूलों को आपस में जोड़ने पे क्या बन गया, आपका पैनल बन गया। तो यहाँ पर आपका चार, चार नीम 36, तो यहाँ पर जो है आपके कितने वोल्ट बने हुए हैं, 4 नीम 36 सेल लगे हुए हैं। 36 सेल से आपको मिल जाएगी यहाँ पर 18 वोल्ट, कितने मिल जाएंगे, 18 वोल्ट, क्योंकि एक सेल जो होता है वो आपका कितना बनाता है, वो आपका 0.4 वोल्ट बनाता है। तो यहाँ पर 18 वोल्ट के 3 पैनल लग गए, सीरीज में लगा दोगे तो वोल्टेज आपकी इंक्रीज कर जाएगी, 18 तिया होते हैं 54, हाँ, तो 54 वोल्ट का आपको वो मिलेगा वोल्टेज। तो यहाँ पर जो सीरीज में जोड़ दिए गए हैं यहाँ पर, तो उसके बाद बैटरी को क्या करना पड़ता है, चार्ज करते हैं। तो जो भी आपकी डीसी करंट आ रही है यहाँ से क्या आती है, डीसी, तो डीसी आपकी आएगी। तो यहाँ पर जो जो बैटरी चार्जिंग है, तो माइक, ये चार्ज कंट्रोलर जो है, चार्ज कंट्रोलर क्या काम करते हैं कि जो बैटरी की चार्जिंग है और डिस्चार्जिंग है उसको क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। जब हमको ऐसा ना हो कि, क्योंकि चार्ज तो आपका कंटिन्यूसली आएगा, सोलर एनर्जी से क्या होता है, चार्ज जो है आपका कंटिन्यूसली अगर आ रहा है तो बैटरी भी क्या होगी, कंटिन्यूसली चार्ज होती रहेगी। अगर ये ना हो तो चार्ज आके बैटरी में भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा। लेकिन ओवर चार्जिंग की समस्या आएगी ना, कि चार्ज हो गई है बैटरी फिर भी चार्ज आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, तो उसको बीच में रोकने के लिए हमारा क्या लगा रहता है, चार्ज कंट्रोलर। तो चार्ज कंट्रोलर जब ओवर चार्जिंग होता है तो उसको रोकने का काम करता है, और जब हमारी चार्जिंग जो है कम रहती है तो हमारे चार्ज को सप्लाई करता है यहाँ पर। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की जो मॉनिटरिंग है वो चार्ज कंट्रोलर के द्वारा होती है। सेकंड काम जो है इसका, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन का, क्योंकि जो बैटरी है, मान लिया 12 वोल्ट की बैटरी अगर आपकी है, तो वो 12 वोल्ट की बैटरी को हमको चार्ज करने के लिए लगभग 15-14 वोल्ट हमको बना के रखने पड़ते हैं। तो उस वोल्टेज स्टेबलाइजेशन को, वोल्टेज को क्या करता है, स्टेबलाइज, वोल्टेज को स्टेबिलिटी देता है ये चार्ज कंट्रोलर, ताकि हमारी बैटरी जो है रेटेड वोल्टेज के ऊपर ही क्या हो, हमारा चार्ज हो। अगर इतना वोल्टेज नहीं मिलता, 12 वोल्ट की बैटरी है और उसको 12.5 वोल्ट मिल रहा है, तो बहुत ही स्लो चार्ज होगी, जिससे आपका क्या होगा, बैटरी की लाइफ पर दिक्कत आती है। तो पैनल के अंदर जो मेंटेनेंस होता है वो बैटरियों का सबसे बड़ा होता है। बैटरी कॉस्ट आपकी होती है 15,000 रुपए की लगभग। तो यहाँ पर जितनी बैटरियाँ लगती हैं, डजन्स में लगी होती हैं, तो सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस जो खाती हैं वो बैटरी खाती हैं। उसके बाद बैटरी से आपको करंट कौन सा मिलेगा, डीसी मिलेगा। आया भी कौन सा था, डीसी आया था। आया हुआ करंट भी डीसी है, जाया हुआ करंट भी, यहाँ से आउटपुट भी क्या है, डीसी का आउटपुट है। तो यहाँ पर अगर आपको टीवी, फैन, कूलर ये सब चीजें चलानी है अगर आपको, तो वो कन्वर्ट, वो चलती है आपकी किससे, टीवी चलेगा किससे, एसी से। टीवी चलेगा किससे, एसी करंट से। और एसी चलेगा एसी करंट से, फ्रिज चलेगा एसी करंट से, वॉशिंग मशीन चलेगी एसी से। तो सारे जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी अप्लायंसेस होते हैं, वो एसी के ऊपर आधारित होते हैं, किसके ऊपर, अल्टरनेटिंग करंट पर चलते हैं। और डीसी से चलता है, आपके डीसी से चलने वाले लोड होते हैं बहुत ही कम। जैसे बैटरी चार्ज कर रहे हो तो वो डीसी से चार्ज होगी, मोबाइल की जो बैटरी है वो डीसी से चार्ज होती है। हमारे एसी से, हमारे पास आती है एसी, तो जो हमारा चार्जर है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। उसके पीछे अगर आप देखोगे तो वहाँ पर रेटेड वोल्टेज और करंट आपके लिखे रहता है हर चार्जर का। जैसे आपका कोई 30 वाट का चार्जर है, या फिर 33 वाट का चार्जर है, ठीक है ना, या 50 वाट का चार्जर है, तो उतना ही वाट जितने ज्यादा होंगे, फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलती है। लेकिन वहां पर हम डीसी से चार्ज करते हैं। इन्हें चलाने के लिए चाहिए होती है हमको एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो एसी करंट से जब इसको चलाना पड़ेगा तो उसको एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा डीसी में। तो डीसी को एसी में कन्वर्ट कराने के लिए काम होता है वो इन्वर्टर का। और इन्वर्टर्स जो होते हैं हमारा, डीसी को एसी में बदलेंगे और काम करते हैं ये रेक्टिफिकेशन पर। तो यहाँ पर जो है आपके 4 स्विच रहते हैं और 4 डायोड रहते हैं। तो वहां पर
डायोड्स की मदद से क्या रहता है, स्विचेस की मदद से क्या रहता है, यहाँ पर ट्रैप की जाती है पल्सेस को, पल्स ट्रैप करने के बाद उसे एसी में कन्वर्ट करा जाता है। तो एक बार जब हमको एसी यहाँ पर मिल जाती है, इन्वर्टर का काम है क्या है, एसी। और इन्वर्टर भी आपके काफी टाइप के हैं, जो आपकी नेक्स्ट यूनिट, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कितने टाइप्स के इन्वर्टर होते हैं, स्ट्रिंग इन्वर्टर, सेंटर इन्वर्टर्स। तो वो टाइप्स जो है आपको वहां पर वो पढ़ने हैं। उसके बाद यहाँ से जो एसी करंट आपका आएगा, वो एसी करंट जाता है किसमें, मीटर के अंदर। अब मीटर के अंदर क्या होता है, मीटर ये ध्यान रखता है कि हमारा कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी का कहीं पर हो रहा है। ठीक है, तो 5वीं यूनिट में ग्रिड जो सिस्टम होता है, वहां पर मीटर का बड़ा काम आता है कि आप वहां पर ग्रिड से भी लाइट लेते हो और आपको पैनल से भी लेते हो। तो वहां पर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वहां पर मीटर की मदद से ध्यान रखा जाता है कि कितना बिल आपका बना हुआ है। तो मीटर का काम आपका ये होता है। तो ये एक तरह का सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम है, जो हमारा एसी और डीसी दोनों तरह के लोडों को संभाल सकता है। अगर आपको डीसी लोड चलाना है तो यहाँ से आपको डायरेक्ट बैटरी जोड़ सकते हो और डीसी करंट आपको मिल जाएगा। अब जैसे आप ये वाला चित्र देखो, ये वाला डायग्राम देखोगे अगर आप, इसको मिटाते हैं पहले। तो इसमें क्या है, ये सोलर सिस्टम सेटअप डायग्राम है। तो इसमें पैनल होता है, सबसे पहले सोलर पैनल, जो क्या काम करेगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करेगा, यानी कि चार्ज बनेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। वो सारे पहले यहाँ पर, इसका जो इनपुट बनेगा, जो इसका आउटपुट होगा, डीसी आउटपुट आपका, ये क्या देगा, डीसी आउटपुट जो देगा आपको, वो डीसी आउटपुट इसके लिए क्या बनेगा, चार्ज कंट्रोलर के लिए इनपुट बनेगा। उसके बाद ये आउटपुट में क्या देगा, एक तो बैटरी चार्ज करेगा रेटेड वोल्टेज पे, जितनी रेटेड वोल्टेज पे चार्ज करवाना है उतनी वोल्टेज आपकी बैटरी को प्रोवाइड करेगा। चार्ज कंट्रोलर आपकी बैटरी की लाइफ को बचाने के लिए लगाया जाए। उसके बाद इससे आप कोई भी डीसी लोड भी कनेक्ट कर सकते हो, जैसे आपका बल्ब, आपको अगर कोई डीसी लोड चलाना है तो वो भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका क्या सोलर सिस्टम है, सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम है, जिसके अंदर हम पैनल की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या था, ये थी आपकी तीसरी यूनिट की बात, जिसमें हमने बात करी सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम की। अब आते हैं हम सोलर इलेक्ट्रॉनिक, जो यूनिट नंबर 4 है। तो यूनिट नंबर 4 जो है आपकी पूरी तरीके से पूरी यूनिट है, जिसमें हमको टाइप्स ज़्यादा पढ़ने हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक तो आपको चार्ज कंट्रोलर की वर्किंग पर, चार्ज कंट्रोलर क्या काम करता है, ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है और चार्जिंग डिस्चार्जिंग के ऊपर ध्यान रखता है। दूसरा जो आपको यहाँ कवर करना है, वो है हमारे सोलर इन्वर्टर्स के टाइप्स, सोलर इन्वर्टर्स के टाइप्स, जिसमें आपका स्ट्रिंग इन्वर्टर है, सेंट्रल इन्वर्टर है, ये सब जो है इनके टाइप्स देखते हैं। और जो एमपीपीटी सिस्टम है, ये मैंने नोट्स में भी लिखवा दिया आपको, एमपीपीटी सिस्टम, इसमें मल्टी पॉइंट ट्रैकिंग होती है। लोड कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम क्या करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं आपका। क्योंकि जैसे जहाँ पर भी हाइब्रिड सिस्टम होते हैं, मान लिया आपका हाइब्रिड सिस्टम आपका हो गया, आपका वाटर भी विंड टरबाइन चल रही है और वहाँ पर सोलर पैनल से दोनों से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो आप वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या रहता है, वहाँ को आपको मल्टी पॉइंट ट्रैकिंग करनी पड़ती है। तो दोनों दोनों के बीच में एक सामंजस्य बनाने के लिए हमको एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जिसे कहते हैं एमपीपीटी सिस्टम। चौथा जो है यहाँ पर आपको सोलर ट्रैकिंग, सोलर ट्रैकिंग की पढ़नी है कि हम सोलर जैसे जैसे अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो हेलियो स्टेट की मदद से कैसे अपने पैनल्स को, कैसे अपने रिफ्लेक्टर्स को यहाँ पर हम ट्रैक करते हैं। उसके बाद आईवी और पीवी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आईवी करंट वोल्टेज एंड पावर वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो आपका सोलर सेल है, जो आपका क्या है सोलर सेल है, वो क्या करता है, आपका करंट बना के देगा आपको। सोलर सेल क्या देगा, करंट बना के देगा। तो करंट जो आ रही है हमारी आई और वी, तो करंट आपकी आ रही है एक लेवल तक, लेकिन जैसे अगर आप पर्टिकुलर वोल्टेज पार करोगे तो करंट एकदम क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होती है, पैनल की इफिशियंसी हम निकालते हैं कि कितना आउटपुट हमको मिल रहा है इलेक्ट्रिसिटी में और कितनी सोलर एनर्जी हमारे पास आ रही है। एक यहाँ पर होता है फिल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, तो वो भी हमारा क्या रहता है, जो भी आई मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है शॉर्ट सर्किट करंट का। शॉर्ट सर्किट करंट होती है जो कि मैक्सिमम अचीवेबल करंट हो सकती है किसी भी सर्किट के द्वारा। एक होती है ओपन सर्किट वोल्टेज, इसको वी नोट कहते हैं और आई एस कहते हैं। तो ये आइडियल करंट होती है और आइडियल वोल्टेज होती है। लेकिन जो हमारा सेल हमको करंट और वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, उसके रेस्पेक्ट में जो आपका अगर कंपैरिजन बनते हैं तो उसे कहते हैं हम क्या,
फॉर्म फैक्टर। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 के अंदर आपको यही 4 क्वेश्चन करने हैं। सोलर इन्वर्टर्स पे बहुत क्वेश्चन आता है, और बैटरीज। बैटरीज आपकी जैसे आपका लेड एसिड बैटरी होती है, लेड एसिड बैटरी, इसके बारे में आप पढ़ लेना एक बार, लेड एसिड बैटरी के बारे में। और एक साल्ट बैटरीज होती हैं उसके बारे में पढ़ना। तो नोट्स में मैंने लिख दिया है, तो ये क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। उससे सिर्फ ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक तो ये है, तो ये है। इस एमपीपीटी के बारे में पढ़ लेना, और एक बार आईवी पीवी कैरेक्टरिस्टिक्स देखना, तो इनमें से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। चार्ज कंट्रोल इन सब के काम मैं बता सकता हूँ। सोलर इन्वर्टर जो है उसका क्वेश्चन आपको एज इट इज थ्योरी में तैयार करना है। ठीक है, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट से जो है थोड़ा सा अलग चलती हैं। उसके बाद आती है आपकी यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5, तो यूनिट नंबर 5 जो है वो आपकी ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम की। ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड, ये क्या चीज़ है? ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड सिस्टम्स। पहले ऑन ग्रिड देखो, ग्रिड क्या होता है। जैसे आपने क्या काम करा, पैनल लगवाया। ठीक है, तो पैनल आपका लग गया, इसका डायग्राम मेरे पास हैगा। एक क्वेश्चन और है आपका बच्चों, ये इंपॉर्टेंट, कि हमारे कितने तरह के पैनल्स हो सकते हैं। तो आपके पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं, मोनोक्रिस्टलाइन होते हैं, और थिन फिल्म होते हैं। तो पॉलीक्रिस्टलाइन जो होते हैं उनकी इफिशियंसी कम होती है, मोनोक्रिस्टलाइन की ज़्यादा होती है, और थिन फिल्म हम यूज़ करते हैं ताकि हम फ्लेक्सिबल किसी भी चीज़ के ऊपर उसको हम लगा सकें। इसको इसमें देखोगे, अगर आप इस वाले डायग्राम में देखोगे, तो यहाँ पर जो है आपका, ये देखो, ये 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर क्या है आपका, तो ये तो मोनोक्रिस्टल जो होता है इसके अंदर ये बना होता है किसका, प्योर सिलिकॉन का, और इसकी इफिशियंसी रहती है 24%। तो ये इफिशियंसी तो इनकी रहती ही कम है, 25% से ज़्यादा किसी भी पैनल की इफिशियंसी नहीं होती। इफिशियंसी का मतलब ये है कि जो सोलर एनर्जी आ रही है पैनल पे, वो कितनी हमारी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कितनी कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, वो बताता है हमारी इफिशियंसी। तो मोनोक्रिस्टलाइन जो होते हैं ये आपके रहते हैं थोड़े से महंगे, मॉडरेट कॉस्ट के। ठीक है, और इनका जो लाइफ स्पैन है वो क्या रहता है, हाईएस्ट। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि कितने तरह के आपके पैनल्स होते हैं। तो 3 टाइप के होते हैं, मोनोक्रिस्टलाइन जो सबसे आइडियल होते हैं, उसके बाद पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन आपके जो होते हैं वो आपके जैसे घरों में जो यूज़ में आते हैं, जो डोमेस्टिक यूज़ में आते हैं, घरों पे जो यूज़ होते हैं, वो ज़्यादातर पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, सबसे सस्ते होते हैं, लीस्ट एक्सपेंसिव। और इनकी इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी तो कम होगी जब पैसा रेट कम है। तो लेकिन ये क्या रहते हैं, फिर भी हमारे लिए यूज़फुल रहते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन आर सफिशिएंट फॉर अस। लेकिन अगर कहीं पे आपको इफिशियंसी की रिक्वायरमेंट है, कोई बहुत अच्छी जगह है, तो वहां पर हम मोनोक्रिस्टलाइन का यूज करते हैं। फिर क्या होता है, कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर हमको फ्लेक्स, जैसे कार की छत पे लगाना है आपको, तो वहां पर ये पैनल लगाना थोड़ा दिक्कत करेगा, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपके स्कूल बैग पे लगवाना है आपको, वहां पर लगेगा फ्लेक्सिबल। इसको बनाया जाता है थिन फिल्म से, सिलिकॉन के वेफर्स होते हैं। इसकी इफिशियंसी तो कम होती है, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है सबसे ज़्यादा रहती है, और इसका लाइफ जो है सबसे कम होता है। इसका लाइफ भी क्या रहता है, सबसे कम लाइफ क्या रहती है इसकी, मिनिमम। तो मिनिमम लाइफ रहती है। तो ये 3 तरह के सोलर पैनल है, ये भी क्वेश्चन काफी बार आता है। जिसमें आप ये देखोगे ना, जॉइंट सा नजर आ रहा है बीच में, ये वाइट वाइट से, ये सब मोनोक्रिस्टलाइन होते हैं, और इसमें कोई भी आपके यहाँ पर ऐसा जंक्शन नहीं मिलेगा, इसे कहते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन। तो हम बात कर रहे थे ऑन ग्रिड। ये है हमारा ऑन ग्रिड। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, ये हमारा सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम का ही पार्ट है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात तो पैनल्स है। ये जो बैटरी वाला सिस्टम है ये यहाँ नहीं होता, ऑन ग्रिड में कोई बैटरी नहीं होती, ये आप ध्यान। ऑन ग्रिड में, ताकि मैंने इसलिए बनाया, बैटरी को काटा है, नो बैटरी। यहाँ पर स्टोरेज नहीं किया जाता कोई भी, नो बैटरी ऑन ग्रिड में। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपका पैनल क्या बना रहा है, आपका पैनल क्या बना रहा है, कोई पावर बना रहा है, मान लिया कि 10 किलोवाट पावर आपका बना रहा है, क्या बना रहा है, 10 किलोवाट। तो 10 किलोवाट जो पावर आपकी बन के आ रही है यहाँ पर, ये पावर क्या होगी, डीसी पावर होगी। और ये डीसी पावर किस में कन्वर्ट की जाएगी, इन्वर्टर के द्वारा किस में कन्वर्ट कर दी जाती है, एसी में। अब एसी में मान लिया हमारे घर पे हम
क्या कर रहे हैं, रात को सो रहे हैं मान लो, तो 10 किलोवाट जो पावर आपके दिन में मान लिया 10 किलोवाट बन रही है, तो यहाँ पर हमने यूज कर ली 6 किलोवाट। 6 किलोवाट हम यूज कर रहे हैं, तो 6 किलोवाट में से क्या होगा, बची कितनी अब, 4 किलोवाट। ये 4 किलोवाट जो बची हुई है ये भेज दी जाती है कहाँ पर, ग्रिड पे, जो हमारे गवर्नमेंट्स की जो सप्लाई लाइन होती है पावर की, उसमें हम भेज देते हैं। तो 4 किलोवाट हम यहाँ पे भेज, ठीक है। और यहाँ पर इसके बीच में लगा रहता है एक मीटर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मीटर नहीं है इस डायग्राम में, यहाँ पर एक बीच में लगा रहता है मीटर, ठीक है। ये मीटर क्या काम करता है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ध्यान में रखता है। या अब क्या होगा, मान लिया हमारा जो पैनल है बना तो 10 किलोवाट ही रहा है, लेकिन हमको क्या रिक्वायरमेंट, सॉरी 10 किलोवाट हमारा बना रहा है, फुल कैपेसिटी ये है इसकी, ये इसकी फुल कैपेसिटी है 10 किलोवाट की। 10 किलोवाट में से हमें 6 किलोवाट हमने यूज कर ली, 4 किलोवाट हमने सप्लाई कर ली, सप्लाई कर दी किसको, ग्रिड को, सप्लाई टू ग्रिड, सप्लाई टू ग्रिड कर दी। लेकिन अब क्या हुआ कि मान लिया अगले दिन क्या होता है कि आपका क्लाउडी वेदर रहता है, तो क्लाउडी वेदर में ये अपनी फुल कैपेसिटी की बजाय 5 किलोवाट पावर ही बना पाता है, 5 किलोवाट पावर ही बना पाता है। तो उस केस के अंदर हमको चाहिए कितना, 6 किलोवाट। तो यहाँ पर 5 किलोवाट तो यहाँ से आ जाएगी, लेकिन जो 1 किलोवाट और रिक्वायरमेंट है वो हम कहाँ से उठाते हैं, ग्रिड से। ये ग्रिड से ले ली जाएगी, ग्रिड से घर को, हमारे घर की तरफ को 1 किलोवाट पावर और आ जाएगी, ठीक है। तो मीटर क्या काम करेगा, इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेगा। तो हमने यहाँ पर अभी क्या करी, इंपोर्ट करी 1 किलोवाट, और यहाँ पर 6 किलोवाट यूज करी थी, और 4 किलोवाट क्या कर दी थी, एक्सपोर्ट, ठीक है। तो टोटल हमारा नेट क्या बना, नेट मीटर इसको बोला जाता है, क्या बोलता है इसको, नेट मीटर। तो नेट मीटर ने क्या बताएगा, नेट मीटर जो बताएगा आपका कि हमारी कितनी पावर हुई, आपने 4 तो दी थी तो +4, और आपने ली कितनी है, -1, तो आंसर कितना आ गया, 3 किलोवाट। यानी कि 3 किलोवाट अभी भी हमारा क्या है, हम प्लस में है। तो 3 किलोवाट का जो भी बिल बनेगा वो हमारे प्लस में ही बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये जो सिस्टम यूज किया जाता है बिल को कम करने के लिए, बिल अमाउंट को कम करने के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, कौन सा, आपका ऑन ग्रिड सिस्टम। तो बिल अमाउंट को कम करने के लिए हम ऑन ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम ग्रिड से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। इसकी एक डिसएडवांटेज क्या होती है कि अगर यहाँ पर किसी तरीके से हम मेंटेनेंस चल रहा है मान लिया ग्रिड पे, तो आपके पैनल से घर को भी क्या नहीं आने की, पावर सप्लाई नहीं आने की है, और यहाँ पर कोई भी बैटरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जबकि इसके विपरीत ही क्या होता है, ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है। इसके विपरीत ही क्या होता है, ऑफ ग्रिड सिस्टम हमारा रहता है। उस ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर क्या होता है, बैटरी का यूज हम करते हैं। अब ये हमारा ऑफ ग्रिड बन गया। ऑफ ग्रिड के अंदर हमारा ग्रिड नहीं होता, अब क्या नहीं होगा, ग्रिड से हम कट जाएंगे। अब क्या होगा, जो भी पावर यहाँ पर बनेगी, जो भी पावर यहाँ बन रही थी 10 किलोवाट, इस 10 किलोवाट पावर से हम क्या करेंगे, अपनी बैटरी को क्या करेंगे, चार्ज कर देंगे। ये हमारा डायरेक्ट आएगा चार्ज कंट्रोलर से, डीसी हमारी ये चार्ज करती रहेगी यहाँ पर, इसको चार्ज कर देंगे, और इन्वर्टर हमारा डायरेक्ट घर को भी सप्लाई करता रहेगा। इन केस मान लिया नेक्स्ट डे सिर्फ हमारी 2 किलो वाट पावर ही बनती है अगर, और हमारे घर को जरूरत थी कितनी, 6 किलोवाट पावर की, उस टाइम हम जो पावर लेंगे वो कहाँ से लेंगे, जो बैटरी में स्टोर हमने करी थी, बैटरी में जो स्टोर करी थी, ठीक है। तो ये हमारे ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम इस तरह से काम करता है। एक में बैटरी होती है, ग्रिड का वर्क नहीं होता, एक में ग्रिड हमारा होता है, लेकिन बैटरी वहां पर हम यूज नहीं करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, ताकि इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम कम कर सकें, किसके लिए, ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर। तो इसको ऑन ग्रिड को ही हम क्या कहते हैं, सोलर ग्रिड टाइड सिस्टम भी बोलते हैं, सोलर ग्रिड टाइड सिस्टम भी इसको हम बोलते हैं। इसके बाद एक सिस्टम और रहता है हमारा, वो कहलाता है हाइब्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड होता है एक, फिर हमारा ऑफ ग्रिड है, यानी ग्रिड से हम हटे हुए हैं, और ऑन ग्रिड का मतलब है ग्रिड से बंधे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। और ऑफ ग्रिड में क्या होता है, बैटरी में स्टोर कर, बैटरी स्टोरेज। इसके बाद एक होता है हाइब्रिड सिस्टम, हाइब्रिड सोलर सिस्टम। इसके अंदर हम क्या काम करते हैं, दो सिस्टमों को मिक्स करते हैं। एक तो आपका लेते हैं विंड टर्बाइन, विंड टर्बाइन, और प्लस सोलर पैनल, विंड टर्बाइन और सोलर पैनल। इन दोनों सिस्टमों को जब आपस में आप जोड़ते हो तो उसको कहते हैं हम क्या, हाइब्रिड सोलर सिस्टम हम उसको बोलते हैं।
तो यहाँ पर जो विंड टरबाइन से आपका बनता है, विंड टरबाइन से हमारे को क्या मिलेगी, यहाँ पर हमको डायरेक्ट एसी मिलती है। विंड टरबाइन से हमको मिलती है क्या, डायरेक्ट एसी मिलेगी, एसी। विंड टरबाइन से हमको क्या मिलती है, एसी। और यहाँ पे मिलती है आपकी क्या, डीसी। इस डीसी को हम पहले क्या करते हैं, इन्वर्टर लगा के, इन्वर्टर की मदद से, इन्वर्टर की मदद से किस में कन्वर्ट करते हैं, एसी में। और यहाँ से आपको डायरेक्ट एसी आपकी मिल ही रही है। तो ये हम किसी भी ग्रिड को क्या कर देते हैं, सप्लाई कर देते हैं, इसको सप्लाई कर देते हैं ग्रिड को, आपकी ग्रिड को सप्लाई कर दी जाती है। तो यहाँ पर जो है सामंजस्य बिठाने के लिए दोनों के लिए यहाँ पर एमपीपीटी का हम यूज। तो हाइब्रिड सिस्टम कौन सा सिस्टम है जिसके अंदर आप विंड टरबाइन का भी इस्तेमाल करते हो और सोलर पैनल का भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने अपनी पांचों यूनिट का एक बार ओवरव्यू लिया। तो आपके एग्जाम के लिए एक मैंने माहौल सा बना दिया है यहाँ पर कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और क्या है पांचों यूनिट का क्रक्स। अब आपको हमने नोट्स दे रखे हैं तो आप उस नोट्स को अच्छी तरह से पढ़ पाओगे, कोई भी टॉपिक आपको फ्रेश नहीं लगेगा। तो एक आपको एक सोलर एनर्जी को, सोलर सब्जेक्ट को किस तरह से डील करना है उसका ओवरव्यू यहाँ पर मिला होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लास आपके लिए बेनिफिट रही होगी। और आपके एग्जाम आने ही वाले हैं, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक और सब अपना अच्छा प्रिपरेशन करो। और कम से कम जो है अपना 70 से 75% अचीव करो आप हर सब्जेक्ट्स में, ऐसी मैं विश करता हूँ। और मेहनत से ही वो अचीव होगा आपका। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।